हेलो गाइस, मैं लेकर आ चुकी हूँ आप सबके लिए फॉलिंग फॉर द एनिमी का एक न्यू एपिसोड। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। अभिनव इस वक्त बेंच पर बैठा हुआ था। ठीक उसी के बगल में वो बूढ़ी औरत बैठी हुई थी। तभी उस औरत ने कहा, क्या तुम सच में उन्हीं लोगों से भाग रहे थे या फिर वो लोग तुम्हारे परिवार वाले थे जो तुम्हें ढूंढ रहे थे? अगर कुछ ऐसा है तो जाओ तुम अपने परिवार वालों को फोन पर अपनी जानकारी दे दो और उन्हें यहाँ बुला लो। तुम्हारी बहन को उनकी जरूरत होगी। उसकी पूरी बात सुनने के बाद अभिनव पूरी तरह से सुन्न हो गया था। उसे सानवी की कही हुई सारी बातें याद आ रही थी। उसके हाथों की मुट्ठी कस गई। वो मन ही मन अपनी भावनाओं के साथ लड़ने लगा। वहीं वो बूढ़ी औरत अब भी उसके जवाब का इंतजार कर रही थी। कुछ पल चुप रहने के बाद अभिनव ने स्ट्रेट फेस के साथ कहा, नहीं, वो हमारी फैमिली नहीं है। मैं नहीं जानता उन्हें। पता नहीं कौन है वो लोग जो हमें मारने की कोशिश कर रहे थे। इसीलिए हम वहां से भाग गए और इस मुसीबत में फंस गए। उन लोगों की वजह से ही मेरी बहन की आज ये हालत हुई है। कहते हुए अभिनव के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। सानवी कभी ऐसा झूठ नहीं बोलेगी। अगर उसने कहा है कि उसने खुद देखा है, मतलब देखा है। अगर मेरी बहन चाहती है कि वह विक्रम राठौर से दूर रहे तो दूर ही रहेगी। पूरा राठौर परिवार मेरी बहन से दूर रहेगा। उनका एक साया तक भी नहीं पड़ने दूंगा मैं अपनी बहन पर। उसे जो झेलना था उसने झेल लिया, अब आगे एक तकलीफ भी नहीं होने दूंगा मैं उसे। अभिनव ने अपने मन में कहा। अगली सुबह सानवी को होश आ चुका था। पूरी रात वो दवाइयों और इंजेक्शनों की वजह से गहरी नींद में थी। डॉक्टर ने अभिनव को सानवी के पास जाने से सख्त मना किया था, क्योंकि वो पैनिक करने लगती थी और उसकी तबीयत खराब हो जाती थी। इसीलिए अभिनव बाहर दरवाजे से ही सानवी को देख लिया करता था। तभी डॉक्टर सानवी का चेकअप करने आए। दरवाजे से अंदर झांक रहे अभिनव को देख बोले, तुम अब तक गए नहीं? जाओ जाकर अपनी ड्रेसिंग करवा लो। उसकी बात सुन अभिनव ने एक नजर उसे देखा, फिर दरवाजे से सानवी को देख बोला, हाउ इज शी? उसकी आवाज काफी थकी हुई थी, जैसे बोलने की अब हिम्मत ही ना बची हो। और भी था कुछ ऐसा ही। सानवी के चक्कर में अभिनव ने जरा भी आराम नहीं किया था। वो बस दिन रात सानवी के आगे पीछे घूमता रहता था। भले ही डॉक्टर ने उसे अंदर जाने के लिए मना किया था, सानवी के सामने जाने के लिए मना किया था, मगर अभिनव दरवाजे से ही देखते रहता कि सानवी को कुछ चाहिए तो नहीं, वो ठीक तो है, उसके पास तो है ना कोई, कहीं वो फिर से पैनिक ना करने लगे। डॉक्टर ने एक नजर उसे देखा और अपने साथ खड़ी नर्स को देख कहा, चेक हिम। इतना कि वो सानवी के वार्ड के अंदर चला गया। वहीं बाहर खड़ी नर्स अभिनव को अपने साथ ले गई। हालांकि वो मना ही कर रहा था कि अभी उसे सानवी को देखना है, मगर फिर भी नर्स ने जबरदस्ती कर अभिनव को अपने साथ ले गई। अंदर वार्ड में डॉक्टर ने सानवी को देखा, जो अब तक उठ चुकी थी और बेड पर लेटे लेटे इधर उधर देख रही थी। तभी किसी की आहट सुन वो चौंकी। उसने झट से अपनी पलकें उस तरफ की। उसे काफी वीकनेस फील हो रही थी अंदर से। उसने धीरे से उठना चाहा। ये देख जल्दी से डॉक्टर उसके पास गया और उसे अच्छे से बेड पर बिठा दिया। उसकी पीठ के पीछे एक पिल्लो रख दिया, जिससे उसका शरीर पर ज्यादा भार न पड़े। सानवी एकटक डॉक्टर को देखने लगी। उसके चेहरे पर इस वक्त कोई भाव नहीं थे, ना ही वो कुछ समझ पा रही थी। तभी उस वार्ड का दरवाजा खुला और एक और डॉक्टर अंदर आया, मगर दूसरा डॉक्टर काफी एज वाला लग रहा था और साथ ही एक्सपीरियंस वाला भी। सानवी के पास खड़ा डॉक्टर झट से उसके पास गया और उसके गले लग गया। मामा, आप आ गए? मैंने आपको कितने कॉल किए, मगर आपने मेरा एक भी फोन नहीं पिक किया। वाई? कहते हुए वो उससे अलग हुआ। वो डॉक्टर यानी कि मिस्टर वर्मा बोले, ओ माय चैम्प, वेरी सॉरी, बट काम में इतना बिजी हो गया था कि ध्यान ही नहीं रहा कि मेरा फोन साइलेंट पर है। और कैसे चल रही तुम्हारी डॉक्टर वाली लाइफ? फाइनली तुम उस मुकाम पर पहुंच ही गए। इतना कि मिस्टर वर्मा ने अपने भांजे के सर को सहलाया। बहुत अच्छी, आखिरकार आपके जैसा बन ही गया मैं डॉक्टर, बट अभी भी पूरी तरह से परफेक्ट नहीं बना, लेकिन बहुत जल्द बन जाऊंगा। बहुत मेहनत करूंगा और एक दिन आपकी तरह ही लोगों की मदद करूंगा। कहते हुए वो काफी जोश में लग रहा था। इस पर मिस्टर वर्मा हंस पड़े। तभी उनकी नजर पीछे बेड पर बैठी सानवी पर पड़ी, जो कि उन दोनों को ही अपनी टुकुर टुकुर आंखें किए देख रही थी। हु इज शी? योर पेशेंट? उसने पूछा। वो डॉक्टर पलटा और सानवी की तरफ देख बोला, यस, यही वो पेशेंट है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, सानवी रायचंद। दोनों ही चलकर सानवी के पास आ गए। सानवी हल्का डरने लगी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। कौन हो आप लोग? मैं कौन हूँ? कहाँ हूँ मैं? कहते हुए वो फिर से पैनिक करने लगी। ये देख डॉक्टर कुछ करता कि इससे पहले ही मिस्टर वर्मा ने तुरंत सानवी को अपनी बाहों में भर लिया और बहुत ही प्यार से शांत करवाने लगे। शांत बच्चा, शांत, कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है। यहाँ पर देखो, हम दोनों तुम्हारे दोस्त हैं और तुमसे मिलने आए हैं।
कहते हुए वो बेहद प्यार से उसकी पीठ को सहलाने लगे। सानवी पहले तो कुछ पल छटपटाई, मगर फिर धीरे धीरे शांत हो गई। दोस्त, कहते हुए वो धीरे से उससे अलग हुई और अपनी मुंडी ऊपर कर बोली। मिस्टर वर्मा मुस्कुराते हुए बोले, हाँ बिल्कुल, हम दोस्त थे तुम्हारे, और डॉक्टर भी। हमारी कल ही तो दोस्ती हुई थी, क्या तुम्हें याद नहीं? सानवी कुछ सोचने लगी, फिर अचानक ही अपना सिर पकड़ बोली, कल तो मुझे 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 कुछ याद नहीं आ रहा। आह, मेरा सर। उसे अपने सिर में बहुत तेज दर्द हुआ। ये देख मिस्टर वर्मा तुरंत उसके हाथ को पकड़ उसके सर से हटाया और आराम से बोले, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तुम्हें याद नहीं है तो मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ बिल्कुल भी। वो तो मैं तुमसे मिलने आया था और तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया था। कहते हुए वो काफी खुश लग रहे थे, जैसे काफी सालों से सानवी को जानते हो। सानवी भी काफी क्यूरियोसिटी के साथ उससे मिल रही थी, उससे बातें कर रही थी। मिस्टर वर्मा का बिहेवियर और उनकी बातें इतनी प्यारी थी कि सानवी को काफी अच्छा लग रहा था उनके साथ। क्या गिफ्ट लेकर आए हो आप मेरे लिए? कहते हुए सानवी थोड़ी एक्साइटेड लग रही थी। ये देख वो डॉक्टर थोड़ा हैरान हुआ। क्या बात है, मामा ने एक ही बार में इस बच्चे के माइंड को डाइवर्ट कर दिया, वो भी बिना किसी मेंटल स्ट्रेस के। मिस्टर वर्मा 1 मिनट बोलकर वार्ड के बाहर चले गए, फिर थोड़ी देर बाद अंदर आए। उनके दोनों हाथ अपने पीठ के पीछे बंधे हुए थे। ये देख सानवी कंफ्यूज हो गई। तभी मिस्टर वर्मा जल्दी से उसके पास आए और अपना हाथ पीछे से निकालते हुए उसके सामने एक छोटा सा टेडी बियर रख दिए। ये देख सानवी के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। वो खुशी से उस टेडी को अपने हाथों में ले उसे देखने लगी। वो बहुत ही ज्यादा क्यूट और सॉफ्ट था। ये तो आपने अपनी बेटी के लिए लिया था ना? उस डॉक्टर ने मिस्टर वर्मा के कान में धीरे से कहा। कोई बात नहीं, मैं उसे दूसरा दिला दूंगा। मिस्टर वर्मा ने धीरे से फुसफुसाते हुए उसके कान में कहा। तुम्हें पसंद आया फ्रेंड? मिस्टर वर्मा ने खुशी के साथ सानवी से पूछा। सानवी थोड़ा तेज आवाज में बोली, बहुत। तभी उसका सर हल्का सा दुखा, जिससे उसकी हल्की आह निकल गई। ये देख मिस्टर वर्मा ने वो टेडी बियर उसके हाथ से ले लिया और बोले, फ्रेंड, तुम्हें पता है तुमने कल मुझसे एक प्रॉमिस किया था इस गिफ्ट के बदले। तुमने कहा था कि जब मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट ला दूंगा तब तुम आराम से चुपचाप मेरी सारी बातें मानोगी और अपना चेकअप भी करवा लोगी, ताकि तुम जल्दी से ठीक हो जाओ और फिर खेल सको, राइट? उनकी आवाज में काफी नरमी थी। मुझे क्या हुआ डॉक्टर, और मैं यहाँ कैसे आई? सानवी ने अपने आप को देखते हुए कहा। कुछ नहीं हुआ है तुम्हें, तुम बिल्कुल ठीक हो, एकदम फिट एंड फाइन। बस तुम खेलते खेलते सीढ़ियों से नीचे गिर गई थी, इसलिए तुम्हारे हाथ पैर और सर पे चोट आई है। बेचारा तुम्हारा भाई कितना परेशान हो रहा है कब से तुम्हारे लिए बाहर। मिस्टर वर्मा ने ग्लूकोज की बोतल को चेक करते हुए कहा, फिर सानवी की रिपोर्ट को देखने लगे। मेरा भाई? हाँ, तुम्हारा बड़ा भाई। तुम कितना परेशान करती हो उसे, बेचारे ने कल से कुछ भी नहीं खाया, बहुत टेंशन में है वो। मिस्टर वर्मा ने एकदम बच्चों की तरह कहा, जैसे सच में वो कोई फ्रेंड बात कर रहा हो उसके साथ। इस पर सानवी ने अपने पलके झपकाते हुए कहा, मैंने परेशान किया उन्हें, लेकिन मुझे 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 कुछ याद क्यों नहीं आ रहा। वो दिखते कैसे हैं? कहाँ हैं वो? क्या नाम है उनका? कहते हुए सानवी अचानक चुप हो गई, क्योंकि उसे अपने भाई के बारे में कुछ नहीं पता था। उसे तो खुद का नाम तक नहीं मालूम था। मिस्टर वर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, सब बताऊंगा तुम्हें, इनफैक्ट तुम्हें उससे खुद मिलवा भी दूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे तुम्हारे कुछ चेकअप करने होंगे, ओके? तभी तुम जल्दी से ठीक हो पाओगी और अपने घर जा पाओगी, और तभी तुम्हें वो टेडी भी मिलेगा। कहते हुए उसने उस टेडी को सानवी से दूर रख दिया। ये देख छोटी सी सानवी का मुंह बन गया। उसने अपना सर हाँ में हिलाया और चुपचाप बैठ गई। मिस्टर वर्मा ने अपने भांजे को कुछ इशारा किया, जिसे देख वो तुरंत आगे आया और सानवी को चेक करने लगा। मिस्टर वर्मा ने सानवी को सैंपल्स लिए एंड उसे अच्छे से एनालाइज करने लगे। करीब 1 घंटे बाद वो दोनों एक कैबिन में बैठे हुए थे और सानवी के केस पर कुछ डिस्कशन कर रहे थे। तभी किसी ने नॉक किया, जिसे सुन मिस्टर वर्मा ने कम इन कहा। उनके इतना कहते ही अभिनव अंदर आया और उन्हें देख बोला, अब कैसी है मेरी बहन? वो ठीक तो है ना? उसने फिर से पैनिक तो नहीं किया ना? अब अभिनव की ड्रेसिंग भी हो चुकी थी और सीधा अपने वार्ड से निकलकर वो यहाँ आ गया था। जैसे ही उसे पता चला कि मिस्टर वर्मा ने सानवी के चेकअप कर लिया है। शी इज टोटली फाइन, काम डाउन, मिस्टर वर्मा बोले। अभिनव उसकी बात सुन राहत की एक सांस लेता है और सानवी की हेल्थ के बारे में पूछने लगता है कि क्या वो अब उसे पहचान पाएगी, क्या वो पूरी तरह से ठीक है। अभी रिपोर्ट्स आना बाकी है अभिनव, वेट करो थोड़ा और, उसके बाद ही हम कुछ बता पाएंगे। ऐसे ही पूरा दिन बीत गया और अब शाम हो गई थी।
सानवी की रिपोर्ट्स भी आ चुकी थी, जिसे मिस्टर वर्मा और उनका भांजा अपने कैबिन में बैठे स्टडी कर रहे थे। बाहर अभिनव बेसब्री से बैठे उनके जवाब का इंतजार कर रहा था, क्योंकि वो सानवी से मिलने के लिए कब से बेताब था। मगर वो लोग सानवी से मिलने ही नहीं दे रहे थे, उसे उसके सामने तक नहीं जाने दे रहे थे। वहीं सानवी जो सब कुछ भूल चुकी थी, उसे पिछला कुछ भी याद नहीं था। वो बस चुपचाप से बेड पर बैठे खिड़की के बाहर देख रही थी। साथ ही उसके हाथ में मिस्टर वर्मा का दिया हुआ टेडी था, जिसके साथ वो खेल रही थी। कुछ देर बाद मिस्टर वर्मा ने अभिनव को कैबिन में बुलाया। ठीक उनके बगल में ही उनका भांजा बैठा हुआ था। अभिनव सीधा जाकर सामने वाली चेयर पर बैठ गया और उनके बोलने का इंतजार करने लगा। डॉक्टर ने एक नजर मिस्टर वर्मा की ओर देखा, फिर अभिनव को देख बोला, जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, सानवी अपनी याददाश्त खो चुकी है। उसे इन पिछले 6 सालों का कुछ भी याद नहीं है, यहाँ तक कि उसे खुद का नाम तक नहीं पता। उसकी कंडीशन इस वक्त बहुत ही ज्यादा नाजुक है। उसके ब्रेन पर बहुत ही गहरा असर पड़ा है, जिसकी वजह से उसका ब्रेन प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा है। आसान शब्दों में कहे तो वन ऑफ टाइप उसे सदमा लगा है, किसी चीज का जो उसका नाजुक सा दिल सह नहीं पाया, और उसका असर सीधा उसके ब्रेन पर पड़ा है। जैसा कि तुमने बताया कि सानवी ने अपनी आंखों के सामने ही अपने पेरेंट्स को मरते हुए देखा है, इसीलिए शायद वो उसका गम बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, या फिर वजह कुछ और भी हो सकती है। कुछ कह नहीं सकते कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है इस वक्त। तभी अभिनव की आंखों से एक बूंद आंसू गिर जाता है। वो बिल्कुल खामोश हो गया था। उसके मुंह से एक आवाज तक नहीं निकल पा रही थी। उसका पूरा शरीर ढीला पड़ चुका था। न जाने उस छोटे से बच्चे को अभी और भी क्या क्या झेलना बाकी था। मेरी बहन कभी ठीक नहीं हो सकती क्या डॉक्टर? कोई चांसेस उसकी याददाश्त वापस आने का? उसने बेख्याली से पूछा। कुछ पल के लिए वहां पर शांति छा गई। फिर मिस्टर वर्मा बोले, चांसेस तो है, लेकिन बहुत कम, मगर इसमें रिस्क भी काफी है। अभिनव एकटक उन्हें देखने लगा। मिस्टर वर्मा बोले, हाँ रिस्क तो है। सानवी की इस वक्त जो कंडीशन है वो बिल्कुल किसी एक न्यू बॉर्न बेबी की तरह है, जो अभी अभी चलना बोलना सीख रहा है, उस तरह की। सानवी को इस वक्त जितना अच्छे से ट्रीट किया जाए, उसे जितना प्यार दिया जाए, उसे संभाला जाए, तो वो ठीक हो सकती है। लाइक एक नॉर्मल पर्सन की तरह जैसे वो पहले रहा करती थी, वैसे वो रहने लगेगी। मगर उसने भी कुछ चेंजेस होंगे, जैसे उसका बात करने का तरीका, उसका नेचर, उसकी लाइक और डिसलाइक, एनीथिंग, कुछ भी चेंज हो सकता है, डोंट नो। सानवी की तबीयत में सुधार हो सकता है अगर उसकी अच्छे से केयर की जाए तो। उसे एक प्रॉपर ट्रीटमेंट की जरूरत है, अगर वो प्रोवाइड की जाए तो। एंड वो भी पहले की तरह सब कुछ खुद से कर पाएगी फिर। मगर उसमें भी एक प्रॉब्लम है। अगर गलती से भी इन दिनों में सानवी के सामने जरा सा भी पिछले 6 सालों में हुआ कोई इंसिडेंट, या तो अभी हुए एक्सीडेंट के बारे में गलती से भी सानवी के सामने जिक्र हुआ, या तो कुछ उससे ऐसा पूछा गया, या उसे कुछ ऐसा बताया गया जो कि उसका ब्रेन टॉलरेट नहीं कर पाया, देन उसकी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो सकती है। बहुत ही ज्यादा सीरियस सिचुएशन में जा सकती है सानवी। उसकी हालत सच में बहुत ही ज्यादा नाजुक है। उसे एक प्रॉपर ट्रीटमेंट की जरूरत है, एक अच्छे एनवायरनमेंट की, जिनमें पिछली यादों की कोई जिक्र ही ना हो। अगर तुम ऐसा उसे एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर पाओ तो बेटर रहेगा। तभी अभिनव ने बिना किसी भाव के कहा, जरूर कर पाऊंगा। मैं अपनी बहन को हर वो चीज दूंगा जिसकी वो हकदार है। उसे कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा, चाहे कुछ हो जाए, चाहे इसके लिए मुझे पूरी दुनिया से ही क्यों ना लड़ना पड़े, फिर चाहे वो राठौर परिवार ही क्यों ना हो। सब कुछ मिटा दूंगा, बिल्कुल ऐसे जैसे उनका वजूद ही ना हो कोई इस दुनिया में। इस तरह से उनका सर तक भी नहीं पड़ने दूंगा मैं अपनी बहन पर। कहते हुए उसकी आवाज बेहद ठंडी हो गई थी, जैसे उसने एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया हो और वो उसे हर हाल में निभा कर रहेगा। वहीं उन दोनों को उसकी बातें समझ ही नहीं आई, मगर जिस तरह से अभिनव ने कहा था, वो लोग खुद एक पल को डर गए थे। तभी अभिनव अचानक बोला, क्या मैं अब मिल सकता हूँ अपनी बहन से? नहीं, अभी नहीं। हो सकता है वो तुम्हें देख पैनिक करने लगेगी। अभी रुक जाओ थोड़ी देर और, हम खुद ही सानवी से तुम्हें मिलवा देंगे, मगर मेक श्योर कि तुम उसके सामने कोई ऐसी वैसी बातें ना करो। अभिनव ने अपना सिर हिला दिया। वहीं दूसरी तरफ राठौर परिवार पागलों की तरह अभिनव और सानवी को ढूंढ रहा था, मगर उन दोनों का कहीं भी पता नहीं चल पा रहा था। विक्रम ने अपने सारे सोर्सेज लगा दिए थे, मगर तब भी उसे कुछ पता नहीं चल पा रहा था। वहीं शालिनी और सुधा भी काफी परेशान थे। सभी को अब तक सारंग और जानवी की मौत के बारे में पता चल चुका था। सबने अपनी आंखों से उन दोनों को आग में जलता हुआ देखा था। हालांकि उनका पूरा शरीर या चेहरा नहीं दिख रहा था, मगर फिर भी वो लोग मर जान चुके थे। सानवी और अभिनव को ढूंढने की उन्होंने बहुत कोशिश की, मगर वो लोग उन्हें कहीं नहीं मिल पा रहे थे।
वहीं मार्क्स और जो उसका साथी हमशक्ल विक्रम था, वो दोनों पता नहीं कहाँ अचानक से अंडरग्राउंड हो चुके थे। विक्रम ने काफी ढूंढने की कोशिश की, मगर वो लोग भी उसे कहीं नहीं मिले, जैसे वो लोग ये देश ही छोड़ के जा चुके थे। कियारा और विवान काफी रोए थे, मगर उन दोनों को घर वालों ने संभाल लिया। वहीं आर्यन, जो कि ना तब रोया था और ना ही अब रोया, वो बस भावहीन हो गया था। उसे अब भी यकीन था कि सानवी जिंदा है। उसने कभी भी उम्मीद नहीं छोड़ी और ना ही किसी को कभी कहने दिया कि वो इस दुनिया में नहीं है। उसका विश्वास हमेशा अटूट रहा। उसका मानना था कि सानवी उसकी है और वो उसके बिना कहीं नहीं जा सकती। उसे वापस आना ही होगा और वो जरूर आएगी। आर्यन, जो पहले कभी थोड़ा सॉफ्ट हार्टेड हुआ भी करता था, अब वो पूरी तरह से हार्टलेस बन चुका था। उसके चेहरे पर जैसे कोई भाव ही नहीं होते थे। हमेशा चेहरा भाव ही नहीं रहता था। आंखों में गुस्सा और उसका प्रकोप बाकी सब पर बरसता ही रहता था। वहीं हॉस्पिटल में मिस्टर वर्मा अपने भांजे को देख बोले, अब मैं चलता हूँ चैम, कल दोपहर में वापस रवाना होना है शिमला के लिए। पर मामा थोड़े दिन और रुक जाते, अभी तो सिर्फ एक ही दिन हुआ है, और वैसे भी आप तो यहाँ छुट्टियां मनाने आए थे ना, तो अभी और दिन रुक जाओ ना, फिर चले जाना। नहीं चैम, मुझे जाना होगा। तुम तो जानते हो ना, मैं अपना सब काम छोड़कर यहाँ आया हूँ, वो भी सिर्फ तुमसे मिलने के लिए। लेकिन अब मैं वापस जाना चाहता हूँ क्योंकि मेरे काफी सारे पेशेंट्स वहाँ वेट कर रहे हैं, उन्हें मेरी जरूरत है, मिस्टर वर्मा बोले। वहीं अभिनव, जो उन सबकी बातें सुन रहा था, वो तुरंत बोला, क्या हम भी आपके साथ शिमला आ सकते हैं? ये सुनते ही उन दोनों का ध्यान अभिनव पर गया। वो उसकी बातें सुन हैरान हो गए थे। भला वो क्यों आना चाहता है उसके साथ शिमला? वो दोनों उसे कंफ्यूजन भरी नजरों से देखने लगे। तभी अभिनव ने बिना किसी भाव के स्ट्रेट वॉइस में कहा, डॉक्टर, मैं चाहता हूँ कि मेरी बहन का ट्रीटमेंट आप ही करो। मुझे वो फिर से पहले की तरह हंसती खेलती मुस्कुराती हुई चाहिए, हमेशा मस्ती करने वाली, सबको हंसाने वाली। कहते हुए अभिनव पुराने दिन याद करने लगता है, जहाँ उसकी छोटी सी दुनिया सानवी की वजह से और भी ज्यादा हसीन बन गई थी। जितने भी पॉसिबिलिटीज है मेरी बहन को ठीक करने के लिए, मैं वो सारी करूंगा। आप प्लीज मेरी बहन का केस अपने अंडर ले लीजिए। एक आप ही है जो मेरी बहन को ठीक कर सकते हैं। मैं उसे और तड़पते हुए नहीं देख सकता। कहते हुए अभिनव थोड़ा इमोशनल हो जाता है। वहीं डॉक्टर अभिनव को एकटक देखने लगता है। फिर अगले ही पल मिस्टर वर्मा की तरफ देख बोला, मामा, मुझे भी यही लगता है कि सामने को मुझसे ज्यादा आप अच्छे से ट्रीट कर सकते हो। ये मैं इस बच्चे के कहने पर नहीं कह रहा, बल्कि मैंने खुद देखा है। आपका जो तरीका है ऐसे पेशेंट को हैंडल करने का, वो सच में यूनिक है। आई थिंक सानवी का केस आपको ही हैंडल करना चाहिए। आफ्टर ऑल, यहाँ बात हमारे या फिर आपके केस हैंडल करने की या हमारे कैपेबिलिटी की नहीं हो रही है, बल्कि यहाँ बात उस बच्चे की हो रही है जिसके पास उसकी पूरी लाइफ पड़ी है। और अगर उसके पास थोड़ा सा भी चांस अपनी लाइफ में आगे मूव ऑन करने का, तो ऑफ कोर्स हम डॉक्टर्स का फर्ज बनता है कि हम उसकी पूरी हेल्प करें। मिस्टर वर्मा उसकी बात सुन हैरान हो गए। यहाँ उनकी सोच खुद खत्म हो चुकी थी, क्योंकि उसके भांजे ने उससे जो अभी अभी कहा था वो वाकई लाजवाब था। डॉक्टर होने का असली मायना शायद उसे समझ आ गया था। ये देख मिस्टर वर्मा के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उन्होंने उसका कंधा थपथपाया और कहा, ऑल द बेस्ट चैम, डू योर बेस्ट। उनके चेहरे पर एक प्राउड वाली स्माइल थी। अपने मामा की बातों का अच्छे से मतलब समझ डॉक्टर ने हल्का सा अपना सर झुकाया और मुस्कुराते हुए सर हाँ में हिला दिया। 3 दिन बाद अभिनव अब अपनी बहन सानवी के साथ शिमला आ गया था और अब वो दोनों वहीं रहते थे। सानवी पहले तो अभिनव को नहीं पहचान पाई थी, मगर डॉक्टर्स के कहने पर और उनकी ट्रीटमेंट की वजह से वो काफी अच्छा रिकवर कर रही थी। मिस्टर वर्मा ने सानवी का खास ख्याल रखा था। अभिनव ने अपनी बॉडी पर जो जो भी एक्सेसरीज पहनी हुई थी, उसने वो सब बेच डाली, जिसमें से कुछ सोने की तो कुछ चांदी की थी, जिसकी वजह से उसे अच्छे खासे पैसे भी मिल गए थे। वहीं वो बूढ़ी औरत जिसने अभिनव की मदद की थी, उसने भी आते टाइम अभिनव को कुछ पैसे दिए थे। मिस्टर वर्मा ने भी शुरुआती दौर में काफी हेल्प की थी अभिनव की। सानवी अब पिछली बातों को भूल चुकी थी, इसीलिए अब उसे सब कुछ नया नया सा लग रहा था। डॉक्टर ने अभिनव को उसके साथ न्यू मेमोरी क्रिएट करने को कही, जिसमें एक हैप्पी फैमिली हो। अभिनव ने पूरी कोशिश की और उसे ढेर सारा प्यार और अपनापन दिया, जिससे धीरे धीरे सानवी ठीक तो हो रही थी, लेकिन उसे पैनिक अटैक अभी भी आते थे। जब भी उसे पैनिक अटैक आता था तो उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती थी। वो किसी के काबू में नहीं आती थी। उसकी सांसें बहुत ही धीमी चलने लगती थी। कुछ धुंधली यादें जो उसके दिमाग में हमेशा अपना कब्जा बनाए हुए बैठी थी। पहले तो सानवी को दिन में 2-3 बार अटैक आ जाता था, मगर फिर धीरे धीरे वो काफी कम होते गया। अब उसे सिर्फ 1-2 बार ही आता था, वो भी कभी कभी नींद में, या तो फिर कुछ वो ऐसा देख ले या तो फिर कुछ सोच ले।
सानवी जैसे जैसे बड़ी हो रही थी उसकी पूरी दुनिया अभिनव ही बनते जा रहा था। वहीं अभिनव की भी पूरी दुनिया सानवी ही थी। उसी से उसकी सुबह शुरू होती थी और उसी से उसकी रात भी। सानवी जैसे जैसे बड़ी हो रही थी वैसे वैसे उसके आने वाले सपने और नींद में बड़बड़ाना, कुछ धुंधली यादें, पिछली बातें, आग, विक्रम राठौर की भयानक हंसी, उसकी गूंज और सबसे बड़ी बात विक्रम राठौर का उससे ये बोलना कि उसने उसके मम्मा पापा को मारा है, ये सब कुछ उसे बहुत ही ज्यादा ट्रिगर कर रहा था। उसने खुद का काबू तो पा लिया था, मगर अब भी वो कभी कभी बेकाबू हो जाया करती थी। अभिनव से पूछने पर भी अभिनव उसे अच्छे से कोई जवाब नहीं देता था। या तो उसकी बात टाल देता या तो फिर उसकी बातें घुमा दिया करता था। मगर सानवी के दिमाग में कुछ बातें घर कर गई थी और वो थी राठौर परिवार से उसकी नफरत। विक्रम राठौर से उसे बेइंतहा नफरत हो गई थी, क्योंकि उसे इतना तो अपने सपने से पता चल गया था कि वो जो सपने देखती है वो कोई इत्तेफाक नहीं है बल्कि हकीकत ही है। बस उसे कुछ भी क्लियर नहीं दिखता, कभी सब कुछ धुंधला, जिसमें यादें, उसकी बातें कुछ साफ सुनाई नहीं देती। मगर सानवी को पूरा यकीन हो गया था, इसीलिए वो इस बात को मानती थी कि वो जो देखती है वो गलत नहीं है, बल्कि ऐसा हुआ है। धीरे धीरे वक्त बीतने के साथ साथ उसके पैनिक अटैक्स भी कम होते गए। वहीं सानवी के बार बार उसके सपने और उसकी धुंधली यादों के बारे में पूछने पर मिस्टर वर्मा ने भी सानवी को बता दिया था इस बारे में कि वो अपनी याददाश्त खो चुकी है। सानवी ने अभिनव से भी इस बारे में पूछा तो उसने भी उसे कुछ नहीं बताया, बस इतना कहकर टाल दिया कि विक्रम राठौर उसके पापा के दोस्त थे और उन्होंने ही धोखा दिया है हमें। सानवी को यकीन था पहले से ही अपने सपने पर, फिर भी डॉक्टर और अभिनव की बात सुन उसका मन अब और भी ज्यादा नफरत से भर चुका था विक्रम राठौर के लिए। उसके दिमाग में विक्रम राठौर के अलावा कभी कोई आया ही नहीं था राठौर परिवार से। फ्लैशबैक एंड। सो फाइनली यहाँ पर हमारा फ्लैशबैक खत्म हुआ, जो कि अभिनव सानवी को बता रहा था कई साल पहले की कहानी। अब प्रेजेंट टाइम में आ जाना सब लोग, ओके। एंड वन मोर थिंग, मैं आप लोगों को बता दूं कि जिस स्पॉट पर अभिनव नहीं था वहां पर हुए इंसिडेंट के बारे में उसे कुछ भी नहीं पता। जैसे कि उस पहाड़ी पर जहां मार्क्स सानवी को किडनैप कर लेकर गया था और उसके पीछे पीछे सारंग गया था उसे बचाने के लिए। फिर उसके बाद में जो हमशक्ल विक्रम है वो वहां पर आ चुका था और उसने सारंग को बहुत ही बुरी तरीके से मारा था, जिसे सिर्फ सानवी, विक्रम, मार्क्स और बाकी उसके आदमियों ने देखा था। वहां पर अभिनव नहीं आया था। सारंग और जानवी के मर जाने के बाद में अभिनव आया था। इसीलिए अभिनव को नहीं पता अभी भी कि सारंग और जानवी को किसने मारा और वो लोग कैसे मरे। उसे अभी तक ये सब चीजें नहीं पता। ये सब मैंने आपको इसलिए बताई है और इसलिए आपको फ्लैशबैक में दिखाई ताकि आप लोगों को सानवी की नफरत की असली वजह पता चले, कहानी का फ्लो पता चले, इसलिए मैंने आप सबको बताई है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आई होप आप सबको कहानी अच्छे से समझ आ गई होगी और अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करना, मैं आप सबके सवालों के जवाब जरूर दूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।